हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का है फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन होता क्या है, आपसे पहले बताओ। तो टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स जब लगती है किसी दो बॉडी के बीच में। ये देखो, हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ पड़ा हुआ ना, तो जैसे हमें यहाँ मूवमेंट करना है, तो यहाँ से एक फोर्स लगेगी। अगर हमें इस तरफ मूव करना है तो ये फ्रिक्शन का लगेगा, बैक साइड लगेगा। तो यानी कि ये क्या होती है, एक हिसाब से क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। क्या होती है? अपोजिंग फोर्स होती है नेचर में। ठीक है, तो अपोजिंग जो फोर्सेस होती है, ठीक है, उसको ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब दो बॉडी के बीच में जो फोर्सेस लगती है, अपोजिंग फोर्स लगती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले अपोजिंग फोर्स सेट अप बिटवीन two bodies when one body or bodies tend to slide or roll over अनदर बॉडी। ठीक है, अनदर बॉडी, इसके बात करेंगे बॉडी। अब देखो, सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमने जैसे फोर्स लगाई, क्या लगाई यहाँ पे? फोर्स। तो उसकी मूवमेंट क्या होती है? आगे की तरफ होगी। पर जो फ्रिक्शन होगा, क्या होगा? जो फ्रिक्शन होगा, जैसे हमारे पास बी है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? बैक साइड होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? बैक साइड होगा। यानी कि क्या लग रहा है, अपोजिंग फोर्स हो रही है ना। क्या लग रहा है? अपोजिंग फोर्स लग रही है। तो फोर्स आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये कौन सा रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है? कौन सा रूल है ये? न्यूटन थर्ड लॉ है, जो न्यूटन थर्ड लॉ है, जो थर्ड लॉ। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला। ठीक है, तो यानी कि जितना ये एक्शन करेगा उतना इस पर क्या रहेगा? रिएक्शन लगेगा। तो फोर्स आगे तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? बैक साइड होगा। तो ठीक है, तो अब हम बोलेंगे हमारे पास फ्रिक्शन के क्या थे? दो कॉन्सेप्ट थे। एक तो था ओल्ड व्यू था, और एक था मॉडर्न व्यू है। ठीक है, तो ओल्ड व्यू बोलता था जो सरफेस है, हमारे पास कोई सरफेस है, जितना ज़्यादा वो रफ होगा, जितना ज़्यादा सरफेस क्या होगा? रफ होगा, तो वो क्या होगा? उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा। ये कहता था कौन सा व्यू? ओल्ड व्यू। तो ओल्ड व्यू और न्यू व्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड व्यू को कहता था और न्यू व्यू क्या कहता था। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बिठा देते हैं, मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अपोजिंग फोर्स सेट अप बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर द अनदर बॉडी। ठीक है, तो यानी कि अगर दूसरी बॉडी, एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी, तो वहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अगर हम चलते भी हैं ज़मीन में, तो हम पीछे की तरफ हमारे पास क्या होता है? फोर्स हम पीछे लगाते हैं और हम आगे काम मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सारा न्यूटन थर्ड लॉ का ही खेल है। ठीक है, तो अब हम देखो किस तरह से बात करेंगे किसकी। हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओल्ड व्यू क्या कहता है। ठीक है, ओल्ड व्यू के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में मैं तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, तो देखो ओल्ड व्यू क्या कहता था, हमारे पास ओल्ड व्यू क्या कहता था। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग देखो, हमारे पास क्या है, ये कोई सरफेस हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है? इनके बीच में प्रोजेक्ट हो रहा। क्या हो रहा? इनके बीच में प्रोजेक्ट हो रहा। तो यानी कि ये डिप्रेशन हो गई, डिप्रेशन में यहाँ बन रहे हैं, और ये प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरलॉक्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंटरलॉक्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंटरलॉक्ड ये हो रहे हैं। समझ गए? तो यानी कि इनके बीच में क्या होगा? इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, जब इंटरलॉकिंग इस तरह से हो गई, ये देखो मेरा हाथ है ना, ये इस तरह से, ये देखो इस तरह से इंटरलॉक्ड हो गए। क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए। अब इंटरलॉकिंग को क्या करना पड़ेगा? इस इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिससे इंटरलॉकिंग टूट जाएगी और हम मूवमेंट करेंगे। जब तक ये इंटरलॉकिंग टूटेगी डिप्रेशन और प्रोजेक्शन की, तब तक वहाँ पे हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिप्रेशन और प्रोजेक्शन बनते हैं। क्या बनते हैं? डिप्रेशन एंड प्रोजेक्शन। तो ये इर्रेगुलर सरफेस की बात करेंगे हम। इर्रेगुलर सरफेस में होंगे, एक इर्रेगुलर सरफेस में हम बनाएंगे। ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस में डिप्रेशन और प्रोजेक्शन होगा। तो यानी कि इसका प्रोजेक्शन कहाँ हो गया? ये हो गया। इसका प्रोजेक्शन ये हो गया। इसका प्रोजेक्शन ये हो गया।
तो यानी कि जो ओल्ड थ्योरी थी, तो ओल्ड थ्योरी किसमें बेस्ड थी, प्रोजेक्शन एंड डिफ्लेक्शन में था। सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब जो न्यू थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यानी कि जस्ट अपोजिट है, ठीक है, यानी कि क्या, ये जस्ट अपोजिट है। ये कहता था सरफेस क्या होगा, रफ होगा तो ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। तो जो मॉडर्न थ्योरी कहती है, तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा, क्या क्रिएट हो रहा, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर इंटरलॉकिंग, अगर डिप्रेशन प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होंगे, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करेंगे, देखो अगर मैं डिप्रेशन कम कर दूँ, इसके डिप्रेशन क्या कर दूँ, प्रोजेक्शन और डिप्रेशन कम कर दूँ, तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस फ्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे मैंने अगर इंटरलॉकिंग ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है, यानी कि अब टाइटली इंटरलॉक्ड हो गया, क्या हो गया, टाइटली इंटरलॉक्ड हो गया, तो ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो ये कहता था हमारे पास ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो ये ओल्ड व्यू किस वजह से कहता था, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अब बढ़ेंगे हम कौन सा थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। तो ओल्ड व्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा मॉडर्न व्यूज, ठीक है। क्या बढ़ेंगे, मॉडर्न व्यू। तो मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं, फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्सेस, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्सेस। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में जो फोर्सेस लगी, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वजह से जो फोर्सेस लगेगी, उसके वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, तो हार्डी एंड बॉर्डेक्स हमारे जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया, फ्रिक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्सेस और इंटरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो हमारे पास कुछ इस तरह से था, तो इसमें जो हमारा पास इंटरलॉकिंग होती है इस तरह से होती है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग किसकी वजह से हो रही है, देखो ये अप्लाइड फोर्सेस हो गए, यहाँ पे अप्लाइड फ्रिक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअल फ्रिक्शन लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइड फ्रिक्शन और एक्चुअल फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ज़्यादा नहीं, अप्लाइड अपेरेंट लिख देते हैं यहाँ पे, अपेरेंट, और यहाँ पे अप्लाइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या इसका, तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दिया नहीं, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपेरेंट फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है हमारे पास, और ये अप्लाइड फ्रिक्शन हमारे पास लग रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो ये किसकी वजह से लग रहा था, देखो प्रोजेक्शन की वजह से नहीं हो रहा समय। अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट है, एडेसिव फोर्सेस लग रही है, क्या है, एडेसिव फोर्सेस लग रही है। तो एडेसिव फोर्सेस किसकी वजह से लगती है, जब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद फोर्स, तो एडेसिव मतलब दो, एडेसिव की बात करते हो, एडेसिव मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट क्या डिफरेंट है, जैसे ये ए अलग है और ये बी अलग मटेरियल का है। कोहेसिव भी होती है, कोहेसिव क्या होती है, सेम मटेरियल से बनी होती है, ठीक है, दोनों। तो अगर हम बात करेंगे एडेसिव क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स की होती है, और उनके बीच में क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईली अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हाई अट्रैक्शन है, क्या यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, क्या है, हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास मॉडर्न व्यू है, तो
जो ओल्डर व्यू था कॉन्सेप्ट वाला, देखो ओल्डर व्यू कुछ इस तरह लगा था इंटरलॉकिंग प्रोजेक्शन वाला, और ये कुछ इस तरह लग रहा, ये देखो, ये मतलब एक के ऊपर एक आ रही है ना, ठीक है। तो ये मॉडर्न व्यू कहता है, ठीक है। तो मॉडर्न व्यू किसकी वजह से कहता है, ये मॉलिक्यूलर जो फोर्स है। अब हमें पता है अब प्रेशर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, एरिया बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, क्या लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो यानी कि एरिया से क्या होता है, डिक्रीज होता है यार, ठीक है। इसका एरिया बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास मॉडर्न व्यू आ गया और ओल्ड व्यू आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, नाम ही स्टैटिक है, नाम ही स्टैटिक है, तो मतलब अब क्या होगा, फ्रिक्शन कब लगेगा, व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, यानी कि अब एक बॉडी है, अभी स्लाइड की नहीं है, स्लाइड होने वाली है, तो उस समय जो फोर्स लगती है उस समय हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अभी स्लाइड तो नहीं हो रही, मतलब स्लाइड होने वाली है, ठीक है। तो उस केस को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है। तो इसको मैं बैठा देता हूँ, ये समझ में आ गया अच्छे ढंग से, ठीक है। तो यही हमारे पास मॉडर्न और ओल्ड व्यू, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे किसके बारे में, दो इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन एक होता है हमारे पास कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ऐसे रोलिंग भी होता है, पर हम अभी स्टैटिक और काइनेटिक की बात करते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मैंने कहा व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, टेंड अभी स्लाइड नहीं हुई बट ये स्लाइड होने वाली है, ठीक है। तो देखो हम बोलेंगे अपोजिंग फोर्स set up between two bodies when one body tend to slide over another body। तो यानी कि स्लाइड नहीं हुई है, अभी स्लाइड नहीं हुई है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक की बात अब करेंगे, तो मैं काइनेटिक को अभी साइड रखता हूँ, ठीक है। तो ये यानी कि अपोजिंग फोर्स सेटअप बिटवीन टू बॉडी व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। देखो हमारे पास क्या है, ये देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज, हमने बोला ए है और दिस इज बी, ए और ये बी हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब ये बॉडी अभी स्लाइड नहीं हुई, पर इसमें क्या होगा, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तभी स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, ठीक है। पहले से स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे ही हम उसमें फोर्स लगाने वाले होंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सपोज हमने मोमेंट फोर्स इस तरफ लगाई, क्या लगाई, फोर्स इस तरफ लगाई, तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ होगा। सपोज ये हमारे पास 10 kg का बॉक्स है, जैसे 10 kg का बॉक्स होगा, तो उसका जो रिएक्शन होगा अपवर्ड्स लगेगा, और इसमें हमारे पास हम बोलेंगे इसका जो मास इंटू ये होगा, ये तो देखो नीचे की तरफ से लगता है, वेट लगता है, तो दैट इज mg, क्या लगता है, mg। मास हमें पता है कितना, 10 है, 9.8 यानी कि 98 न्यूटन का, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 98 kgf हो गया हमारे पास, यहाँ पे वेट हो जाएगा, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। ये kg लिख दो, kgf की जगह kg लिख देता है, ठीक है। इसमें ग्रेविटी के साथ लग रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, रिएक्शन को कौन बैलेंस करता है, वेट बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है, वेट बैलेंस करता है। और इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, ठीक है। और एक हमारे पास हम बात करेंगे किसकी, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में नेचर किस में डिपेंड होता है, देखो फैक्टर किस में डिपेंड करता है, स्टैटिक फैक्टर इन विच स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड। तो देखो कौन से फैक्टर में डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्टर है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास नेचर, ठीक है। तो नेचर में डिपेंड करेगा। दूसरा हमारे पास इम्पेंडिंग मोशन,
क्या होगा, इम्पेंडिंग मोशन में डिपेंड करेगा। इम्पेंडिंग मोशन वो मोशन होता है जब क्या होता है, जब किसी बॉडी में फोर्स लग रही होगी, क्या वो लग रही होगी, किसी बॉडी में फोर्स लग रही होगी, बट उस टाइम क्या होगा, फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, देन दैट टाइम वी कॉल दैट मोशन इज एन इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, तो यानी कि इम्पेंडिंग मोशन में भी डिपेंड करेगा ये। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इम्पेंडिंग मोशन, किस पे, इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, तो इम्पेंडिंग मोशन फिर से सुन लो, जब क्या होगा, इसमें डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन की तो हम बात करेंगे। अच्छा, इम्पेंडिंग मोशन की डेफिनेशन क्या थी, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, ये हम लिख देते हैं, इम्पेंडिंग मोशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, डायग्राम का काम हो गया। इम्पेंडिंग मोशन क्या होगा, देखो इम्पेंडिंग मोशन ने आपको समझा दिया, अब थोड़ा डेफिनेशन लिखा देते हैं इम्पेंडिंग मोशन की। फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट when friction is absent। अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, ठीक है, जो फोर्स है हम लगा रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट में, तो वो क्रिएट करेगा कौन सा मोशन, इम्पेंडिंग मोशन। कौन सा क्रिएट करेगा, इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, तो यानी कि इम्पेंडिंग मोशन में भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन अगर एब्सेंट होगा तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट भी होता है। क्या होता है, मूवमेंट नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। ठीक है, एक केस में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये जो हमारे पास स्टैटिक हमारे पास फ्रिक्शन है, वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। एक क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हमारे पास क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी खुद ही क्या होती है, एडजस्ट होती है। ठीक है, जैसे हम मूवमेंट करेंगे तो सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जब हम बोलेंगे व्हेन नो फोर्स एक्ट देयर इज अ नो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, व्हेन नो फोर्स एक्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गई ये चीज़ें हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, मोशन होने से पहले जो फोर्स लगती है फ्रिक्शन की, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे अपोजिंग फोर्स सेट अप बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, अभी स्लाइड नहीं की, बस स्लाइड होने वाली है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करके। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात तो हो गई। एक हम बात करेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू कुछ नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू को हम थोड़ा सा बता देते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या, मैक्सिमम, मतलब जब हम क्या होगा, जब हम बात करेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। ठीक है, व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जब लगेगा तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, अनदर बॉडी। ठीक है, तो लिमिटिंग नाम लिमिटिंग है, बट क्या है, मैक्सिमम फोर्स लग रही है, यानी मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स सेट अप बिटवीन द टू बॉडी व्हेन वन बॉडी टेंड टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, अगर हमें मूवमेंट करना है, क्या करना है, मूवमेंट करना पड़ेगा, तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, किससे, लिमिटिंग वैल्यू से, तभी जाके क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या होगा, मूवमेंट होगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू ज़्यादा रही ना फ्रिक्शन की फोर्स से, तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की। आप थोड़ा इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है,
इसको मैं बिठा देता हूँ, ठीक है। इसके थोड़ा रूल्स पढ़ लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, बात किसकी बात करेंगे अब हम बोलेंगे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्स लगेगा यहाँ पे इस तरह लगेगा, और दिस इज़ अ रिएक्शन। क्या लग रहा है? रिएक्शन लग रहा है। ये कोई टेबल है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ ए ऑब्जेक्ट, दिस इज़ बी। तो जो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रिएक्शन के होगा। क्या होगा? रिएक्शन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जब हम इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू, कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन। दिस इज क्या आ गया हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया Fs, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन R, दैट इज इक्वल्स टू म्यू। क्या हो गई? म्यू। और इसकी कोई भी SI यूनिट नहीं होती है, नो SI यूनिट, SI यूनिट, ठीक है। यूनिट कुछ नहीं होती, नहीं होती, SI यूनिट नहीं होती। तो म्यू इक्वल टू Fs अपॉन R। ये समझ में आ गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इसका कोफिशिएंट निकालो। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर फोर्स इस तरफ लग रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs इधर लगेगी ना, ठीक है। अब रिएक्शन हमें पता है, जितना इसका वेट होगा वो इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये अगर 10 kg का, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 10 kg का रिएक्शन लगेगा। तो यानी कि हम निकाल सकते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारे पास कितनी लग रही? 5 न्यूटन की लग रही। तो ये 5/10, जिससे हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करेंगे हम थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको मिलाप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो फ्रिक्शन का ये टॉपिक है, ठीक है, अच्छे ढंग से समझना है इसको। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। किसकी करेंगे बात? काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब काइनेटिक आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी सुनी है? हाँ, मोशन की वजह से होती है जो, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होगा? अपोजिंग फोर्स सेटअप बिटवीन द टू बॉडीज। अपोजिंग लिख देते हैं पहले, अपोजिंग फोर्स सेटअप बिटवीन टू बॉडीज when one body is in relative motion to other body। अब जैसे हमारे पास क्या, ये बॉडी हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये यहाँ मूव कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? यहाँ लगाएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये फोर्स कहाँ लग रही है? तो यानी टेंजेंटली एक्ट कर रही है फोर्स। क्या करती है? टेंजेंटली वो करती है, टेंजेंटली एक्ट करती है फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या एक्ट करती है? टेंजेंटली एक्ट करती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास फोर्स, अगर मूवमेंट इस तरफ करा रहे हैं और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगी? बैक साइड लगी, यानी कि दोनों क्या है? रिलेटिव मोशन में है। क्या कर, ये क्या है? रिलेटिव मोशन में। ए क्या है? रिलेटिव है किसके? बी के, ठीक है। तो ए रिलेटिव मोशन में है किसके? बी के ना। तो ए रिलेटिव मोशन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन को बता देंगे, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से, हर समय याद रखना, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो यानी कि रिलेटिव मोशन की वजह से जो होता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये भी डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सरफेस के बीच में, ठीक है। किस में डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस में। और ये डिपेंड करेगा, मैं आपको इसकी बता देता हूँ किस में डिपेंड करेगा। और इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। और क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी कितनी फास्ट हो, फ्रिक्शन में कोई असर नहीं पड़ने वाला। पर
कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। अब हमारे पास सरफेस कैसा है, ठीक है, स्मूथ है कि रफ है, दो कॉन्सेप्ट बता दें मैंने आपको, मॉडर्न थ्योरी और ओल्ड थ्योरी बता दी, ठीक है। अब हमारे पास बात आएगी किसकी, इसके थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। इसका ये बताने के लिए आपको, जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, ये अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, अप्लाइड फोर्स बेटा यहाँ पे लग रही है, समझ में आ गई, अप्लाइड फोर्स है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अप साइड हो गई फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी अभी कॉन्स्टेंट है, मूवमेंट नहीं कर रहा, अभी क्या है, रेस्ट में। अब जैसे ही इस पर एक ये ओवरकम कर लेगा किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन को, तब ये मूवमेंट करना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। जब इसको ओवरकम कर लेगा तब ये मूवमेंट करेगा। तो यानी कि इस केस में बता दें मैंने, एफ एस क्या है, ग्रेटर है, यानी कि एफ एस को ओवरकम करने के लिए मैक्सिमम फोर्स हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, अब अगर हम बात करेंगे किसकी, देखो अगर हम बात करेंगे एफ एस यहाँ पे ग्रेटर है किसके, एफ के, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, अगर हम बात करेंगे किसकी, देखो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो एफ एस ग्रेटर देन एफ के, ये हो गया। अब इसी का रूल बना देते हैं, देखो एफ एस एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सेम होगा एफ के म्यू आर और एफ के अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास ये आ गया। अब हम थोड़ा बात करेंगे किसकी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, किसके बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, किसके बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या, देखो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो हमारे पास, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, फोर्स हमने यहाँ अप्लाइड फोर्स यहाँ हो गई, अप्लाइड फोर्स यहाँ हो गई, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, अब फोर्स उधर लग रही तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा ना फ्रिक्शन, ठीक है, क्या होगा, इस तरफ फ्रिक्शन होगा। इसके बीच में क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन और रिएक्शन के भी जो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ भी दिस इज रिएक्शन हो गई और दिस इज फ्रिक्शन, तो उसमें हम टेन थीटा लगा देते, क्या लगाते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा देखो क्या है, ये हमारे पास, इसको ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर जाएगा, क्या जाएगा पूरा आर, इसको हम ऐसे लिखते हैं आर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज एफ अपॉन आर, सपोज स्टैटिक का कर रहे हैं हम बात, ठीक है। तो ऐसे एफ ही लगा दो, फ्रिक्शन लगा देता है, ठीक है इसको। तो एफ अपॉन आर हमने क्या पढ़ा था, एफ अपॉन आर मैंने बताया था ना आपको, एफ अपॉन आर क्या है, एफ अपॉन आर हमारे पास म्यू, क्या है, म्यू। तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द टेंजेंट्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू हमारे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब करेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज के बाद, क्या करेंगे, रिपोज। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, पर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बताता हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, किसके बारे में, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो एंगल ऑफ रिपोज, ये देखो मेरे पास एक कॉपी है, क्या है, कॉपी है। इस कॉपी को मैंने क्या करना है, अब मैं इसको इनक्लाइंड करूँगा, क्या करूँगा, इनक्लाइंड करूँगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट से ये फिसलना शुरू करेगा, इस पॉइंट में फिसलना शुरू करने देखो, अभी तो फिसल नहीं रहा ना, ये पेन की कॉपी ऐसी है। अब ये क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर उठाऊँगा, एक पॉइंट में फिसलने लग जाएगा।
जिस पॉइंट में पेन स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज इन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन ऑब्जेक्ट टेंड टू स्लाइड, ठीक है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो कैसे करना है। सपोज हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन था, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी ना, फ्रिक्शन वाली फोर्स क्या लगेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। क्या लगेगा? इस तरफ, ठीक है। और ये फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ फिसल रहा नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस तरफ लग रही है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? फोर्स देखो यहाँ पे एक एंगल थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, तो ये एम जी हो जाएगा। क्या जाएगा? एम जी। ये जाएगा एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा कौन बैलेंस करेगा? रिएक्शन करेगा। और फ्रिक्शन में कौन बैलेंस करेगा? एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब ये फिसल रहा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और एम जी साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है। तो यानी कि हम देखो रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा था? एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा था। क्या कर रहा था? एम जी कॉस थीटा को। और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा था? एम जी साइन थीटा को। किसको बैलेंस कर रहा था? एम जी साइन थीटा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा पास कुछ आएगा, सेकंड बाई फर्स्ट। क्या करेंगे? डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट। इसको डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? देखो एफ अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, देखो एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। और एफ अपॉन आर किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा वो भी किसका बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगा। इसको हम म्यू इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो हम आपको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और ये जो कुछ भी टॉपिक्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।